नमस्कार। आचार्य कुलम द्वारा आयोजित भारत मिलन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन सीरीज के द्वारा आचार्य कुलम आप तक अलग-अलग राज्यों की लोक कलाओं को लाने का एक प्रयास है। इस श्रृंखला की यात्रा हमने आरंभ की थी उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से। वहां से हम आपको ले चले थे ओडिशा, फिर हिमाचल प्रदेश और पिछली कड़ी में हम गए थे आसाम। आज हम चलते हैं भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात की ओर। Gujarat has had a vibrant history that has enriched through time, and this history dates back from the Harappan times till the contemporary period. And this has enriched the art forms, food, clothing, and architecture of the place. The culture of Gujarat is an amalgamation of different beliefs, practices, and traditions that has been a melting pot of many religions and many cultures coming together through the sea route of the West. Joining us from Gujarat is Mrs. Rucha Bhatt, a Bharatanatyam and folk art exponent who is accomplished Bharatanatyam dancer and Carnatic vocalist. She established Kalyanam Nartan Academy to spread the knowledge of Bharatanatyam and folk arts among people. Students from India and many international students have tutored under her and even performed Arangetram in Bharatanatyam. Kalyanam's performers have presented their talent at many prestigious stages across the country, and she has directed many dance dramas. She is also a recipient of Gujarat Gaurav Puraskar by Sangeet Natak Academy. She is aimed at teaching dance to both young and old alike. We welcome you, ma'am, and we are very grateful that you are here to share your knowledge with us. Stage is all yours. Namaskar. First of all, I would like to thank Acharya Kulam for inviting and giving opportunity to sharing my knowledge. I really appreciate the title, Bharat Milan. Thanks, Rajiv ji, for inviting me again here. बंद कर अगर सांस्कृतिक परंपरा की बात हम करेंगे तो हमारी भारत की भूमि, हमारी धरा वो बहुरत्न वसुंधरा है जिसमें बहुत वैविध्य है और वैविध्य में भी ऐक्य है। और हमें गर्व है कि इस धरा पर हमारा जन्म हुआ है, भारत की धन्य भूमि पर। सांस्कृतिक परंपरा इतनी डीप है एक्चुअली कि समझाना, डिस्क्राइब करना ऐसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टेट वाइज देखे, हर एक नगर देखे, विलेजेस देखेंगे तो सबकी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग नृत्य, अलग अलग पहनवेश, पोशाक अलग अलग होता है, सबका अपनी अपनी संस्कृति है। और फिर भी हम देखेंगे तो उस सब में बहुत साम्यता है, एक समान है, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सिमिलर है सब में। तो वर्ड्स में तो लिरिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फिर भी हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमें संस्कृति को आगे बढ़ ले जाना है। अपनी से ऊपर की जो पीढ़ी थी हमारी, उन्होंने हमारे को पास ऑन किया, हमको और आगे पास ऑन करना है, नई पीढ़ी तक उसे ले जाना है, तभी तो हमारी परंपरा कैरी फॉरवर्ड होगी ना नई पीढ़ी तक। आज मैं जो मेरा नॉलेज है, नॉलेज तो मैं बहुत इतनी ज्ञानी तो हूं नहीं, फिर भी जितना पता है मुझे, जितना मैंने समझा है,
जो मेरा कैलिबर के हिसाब से उतना मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। गुजरात की समृद्ध विरासत, हमारी संस्कृति को, और मे भी कुछ परंपरा ऐसी भी है जिसमें बहुत सारे लोग सहमत नहीं है। एक्चुअली अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट मत है उनके, कुछ मान्यताएं हैं जो हम अनुसरते हैं, अलग अलग तरीके से सबका मानना है। कोई अलग बताते हैं, कोई अलग बताते हैं। फिर भी हमको एक कॉमन रूट लेके चलना पड़ेगा, और दोनों को मान्य रखते हुए जो अच्छा है, जो सच्चा है, वो हम कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयत्न करेंगे। सच्चाई तक तो पता नहीं हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, मगर प्रयत्न डेफिनेटली करेंगे कि हम जो भी बोलेंगे अभी वो सच्चा हो और आप सबको हम संतुष्ट कर सके। गुजरात का नृत्य इतिहास हम देखेंगे तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है हमारा नृत्य इतिहास, क्योंकि गुजरात में माना जाता है कि जैन धर्म और बौद्धिक धर्म का ज्यादा प्रभाव रहा था। और इन धर्मों में आप सब भी शायद जानते होंगे, शिल्प कला, साहित्य कला, चित्रकला का विशेष प्रभाव था। उसमें नृत्य और संगीत का प्रभाव कम था। तो नृत्य और संगीत तो गुजरात में पहले बहुत कम मात्रा में हुआ करता था। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत फाइट किया, बहुत जहमत लेके उन्होंने नृत्य कला को इस मुकाम तक अभी हम जो देख रहे हैं वो पहुंचाया है। उसमें बहुत सारे लोगों का फायदा कंट्रीब्यूशन है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का युग, वैसे तो हम एक ही 5000 ईयर्स बैक ऐसा ही बोलते हैं, मगर मोर देन दैट हुआ होगा शायद। द्वापर युग की बात है ये। वो उनके प्रपौत्र अनिरुद्ध, जो शोणितपुर आसाम के बाणासुर की पौत्री के साथ उनका मैरिज हुआ था, शादी हुआ था, और जो अभी तेजपुर बोलते हैं उसको, आसाम में तेजपुर है। तो वहां से शादी करके उषा द्वारिका नगरी में आई, और द्वारिका नगरी में आई और उन्होंने द्वारिका के गोप कन्याओं को लास्य नृत्य सिखाया, जो उन्होंने मां पार्वती से सीखा था। तो ऐसे माना जाता है कि लास्य नृत्य उषा के साथ उन लास्य नृत्य का आगमन द्वारिका में हुआ, जो गोप स्त्रियां ने सीखा। और ऐसा भी नहीं है कि उषा की ये मान्यता है, हम मानते हैं इसको भी, मगर उसके पहले भी तो देखे तो महाभारत के समय में भी हमारी एक यहाँ का वो पल्ली है, वो ऐसा बोला जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में थे तब उन्होंने अपना वेपन वहां पे छुपाया था, और वरदायिनी माँ के स्थानक पे, और उसके वहां से परंपरा चलती है। युद्ध जीतने के बाद उन लोगों ने, द्रौपदी ने, सबने साथ में आके माता जी का एक स्वरूप एस्टैब्लिश करके एक पल्ली निकाली थी। तो वो भी साइमल्टेनियसली है। तो अगर महाभारत में है ये पल्ली निकाली उन्होंने, वहां से वो परंपरा चली आती है। आज भी रूपाल की पल्ली बहुत फेमस है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी जब पल्ली पे हम वो टॉपिक पे हम आएंगे। मगर ये जो मान्यता है, जो बाणासुर की पुत्री उषा का है, अनिरुद्ध से विवाह होकर द्वारिका में आई, वो भी माना जाता है। और दूसरी ओर देखे तो ये भी एक कथा है जो हम फॉलो करते आए हैं कि ऐसा भी होता है। तो नृत्य परंपरा, हमारा गुजरात की सांस्कृतिक परंपरा को तो उसकी जड़ें तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मध्यकालीन कवियों ने भी उस 300-400 साल पहले बहुत सारी गरबाएं लिखे हैं। अगर नृत्य का, हम लोक नृत्य का, गुजरात की परंपरा का इतिहास देखेंगे तो नृत्य को हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गरबा है हमारा मेन, जो आप सब लोग जानते हैं, रास है, और अन्य नृत्य जो प्रांतीय नृत्य कला है हमारी, जैसे कि अलग अलग डांगे है, राठवा है, वो सब अलग अलग प्रांतीय जो अपनी परंपरा के अनुसार अपनी वेशभूषा में वो लोग अपने अपने त्योहार मनाते हुए नृत्य करते हैं। गरबा की एक अपनी ट्रेडिशन है जो ट्रेडिशनली बहुत साल से चलती आती है, और बहुत धार्मिक परंपरा में के हिसाब से वो हम सेलिब्रेट करते हैं। अश्विन मास की नवरात्रि जो होती है वो, उसमें हम गरबा को एस्टैब्लिश करते हैं बीच में।
गर्भ ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो गरबा है। आप सबको ये पता ही होगा एक्चुअली, बट मुझे गुजराती सांस्कृतिक परंपरा दिखानी है तो वहां से मैं शुरू करूंगी। जो गरबा हमारा ट्रेडिशनल है वहां से। ये गरबा एक घट्ट बोलते हैं। घट्ट मतलब बेड़ा, मिट्टी का एक छोटी सी मटकी जैसा होता है, उसके अंदर हम दीप प्रज्वलित करते हैं कोड़िया रख के। वो भी मिट्टी का पात्र होता है और ऐसे इंडोनी पे रख के उस मटके के अंदर दीप प्रज्वलित करके ऐसा ऊपर कोड़िया हम बोलते हैं इसको। तो कोड़िया में भी एक दीप रखते हैं। और नवरात्रि जब आता है तो माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति की आराधना की स्वरूप में ये गरबा हम बीच में रखते हैं और उसके पीछे माँ अम्बा या आदि शक्ति माँ की जो मूर्ति होती है, जो फोटो होता है, वो भी रखते हैं उनको स्थापना करके। और ये गरबा के चारों ओर घूम के महिलाएं ताली लेकर गरबा करती है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि आप ये फोटो में भी देख सकेंगे, सर पे गरबा रख के भी इनकी आराधना हो सकती है। और दूसरे फोटो में आप देखेंगे हाथ में दिए हैं और सर पे गरबा रखा है। तो ऐसे ऐसे भी हम गरबा कर सकते हैं इन लोगों गरबा के लेके। अभी गरबा जो है हमारा, उसका संस्कृत वर्ड है, ओरिजिनल जो नेम है दैट इज गर्भदीप। गर्भ यानी आपको पता है हेलो हेलो मैम आप कंटिन्यू करें। ओके, कोई डिस्टर्बेंस आ आवाज गया आई तो आई थिंक ओके ओके ठीक है। तो गर्भदीप ओरिजिनल संस्कृत वर्ड से मुझे लगता है वो उसकी व्युत्पत्ति में कुछ शाब्दिक चेंज हो गया और टाइम टू टाइम जो बदलाता रहता है हमारा बदलाव, वो गर्भा से गर्भा गर्भा गर्भो ऐसा हो गया होगा शायद। ऐसा मत है जिसमें बहुत लोग शामिल नहीं भी है और बहुत लोग शामिल भी है कि यही सच है। मगर गर्भ मतलब आप जानते हैं इनसाइड, अंदर जो हम करते हैं, उसमें एक दिया होता है जो दिया की रोशनी, जिसको हम बोल सकते हैं तेज। वो तेज ये आजू बाजू जो उसकी मटकी के चारों ओर जो छिद्र है, वो छिद्र से बाहर की ओर फैलता है वो तेज। और वो तेज फैलता है तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, जो शक्ति स्वरूप, जो तेज स्वरूप है वो। और आपको पता होगा शायद ये जो छिद्र है वो भी काउंटेड छिद्र होते हैं उसमें। जो ट्रेडिशनल गरबा होता है उसमें छिद्र भी बहुत काउंटेड होते हैं, वो 9 और 27। आप लोगों को पता है हमारे नवग्रह है और 27 नक्षत्र। तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि ग्रह और नक्षत्र पे डिपेंड करती है, आधारित है। और ग्रह नक्षत्र से पूरा सृष्टि का हमारा ह्यूमन बीइंग सब कुछ संचालित होता है। तो उस तरह से ये गरबा और उसका तेज जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है, जो तेज है, वो सब में पॉजिटिवली उनका परिभ्रमण करने से आता है। तो वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना अपना चार्ज हो जाता है, शक्ति का संचालन होता है उसका परिभ्रमण करने से। तो ये हमारी एक बेसिक मान्यता है जो गरबे के पीछे माना जाता है। और एक और भी है कि नव अंक जो है वो पूर्ण नवारंभ का प्रतीक माना जाता है। नव अंक को 9 नंबर पूर्ण नवारंभ का प्रतीक है। और वैदिक शास्त्र के अनुसार दशांश पद्धति का वो 10वां पूर्ण नव अंक है। तो वो भी माना जाता है वैदिक शास्त्र अनुसार कि नवरात्रि अत्यंत शुभ होती है। बिकॉज ऐसे भी 9 नंबर इज वेरी, हम लोग बहुत जो लोग बिलीव करते हैं वो शुभ बिलीव करते हैं 9 नंबर को एक्चुअली। तो 9 हमारी परंपरा रही है, सब कुछ नवग्रह है,
नवरात्रि अश्विन मास की जो हम 9 डेज सेलिब्रेशन करते हैं, तो वैसे भी नव नंबर हमारे नव दुर्गा जो शक्ति के स्वरूप में मानते हैं, वो बहुत शुभ माना जाता है। और इसीलिए सभी लोग ये नवरात्र में बहुत फास्टिंग करते हैं और माँ देवी की स्थापना करके, आराधना करके उनकी पूजा करते हैं नवरात्र तक। और नवरात्रि जो 9th नाइट होती है, उस दिन वो गरबा जो हम एस्टैब्लिश बीच में करते हैं, उसको गरबा वड़ाया ऐसा बोलते हैं। तो माता जी के स्थानक पे वापस उनको सुबह में पधराते हैं, हम ले जाते हैं और वहां माता जी के स्थानक में रख देते हैं। ये हमारी परंपरा है। 9वें दिन माँ अम्बा या बहुचर का हम वो थाल भी करते हैं, उनको भोग धराते हैं। डिपेंड्स है हर एक लोगों का, कई लोग नवम के दिन में करते हैं, कई लोग दशहरा का दिन करता है। दशहरा का दिन तो हम रावण वध का प्रतीक भी मनाते हैं बहुत, तो शायद वो चेंज हो जाता है। मगर जो लोग माँ आदि शक्ति की आराधना करते हैं, वो लोग दशहरा का दिन भी नैवेद्य करते हैं, उसको हम नैवेद्य करते हैं। जो माँ को थाल धराते हैं उसको ट्रेडिशनली नैवेद्य कहते हैं हम लोग। और नौ माता की आराधना ऐसे हम 9 डेज में करते हैं अश्विन मास में। अभी गरबा पे जाएंगे हम, ट्रेडिशनल गरबा पे। तो गरबा को भी हम 2 पार्ट में वहन सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन गरबा और अर्वाचीन गरबा। प्राचीन गरबा जो है वो लोक वादन, लोक गायन और लोक नर्तन में से क्रिएट हुआ है। जो लोक द्वारा होता है, जो सामूहिक प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, जो अपने अपने हृदय से, भक्ति भाव से जो करते हैं। और नवरात्रि के दिन जो बीच में मैंने बोला वो ट्रेडिशन होता है। पहले एक्चुअली क्या था, ये पार्टी प्लॉट वगैरह परफॉर्मेंस, रंगमंच परफॉर्मेंस नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, अपने शहरी में, अपने एरिया में इकट्ठे होकर रात को ऐसे घट स्थापन, गरबा स्थापन करके, और सभी लेडियां, जैसे लेडीज सब बड़ी बिंदी देखो, अंबोड़ा, वेणी, वो गुजराती पोशाक होता है, गुजराती साड़ी जो है, हमारा ट्रेडिशनल चनिया चोली है, वो सब गुजराती पोशाक पहन के रात को श्रृंगार करके वहां पे आती थी। और अपने ही कंठ में, अपने कंठ से कोई एक लेडी गरबा गाती थी, और हर एक लेडीज जो सर्कल में घूमती है गरबा, वो सभी लेडियां उसको फॉलो करती थी, सभी लेडीज, स्त्रियां। तो एक कोई भी, और बार बार कभी ये गाएगी, कभी ये गाएगी, ऐसे एक लेडी गाएगी और हर एक स्त्रियां उसको फॉलो करेगी, महिलाएं उसको फॉलो करती है और ताली के साथ उसको ताल देती है। सो इतना मधुर वो एनवायरमेंट, इतना अच्छा लगता था, उतना स्पिरिचुअल हो जाता था। और जो बड़े लोग थे वो बैठ के उनको निरखते थे। तो हमारे ट्रेडिशनल ऐसे गरबे बहुत है जो खुद के कंठे में गाए जाते हैं, और सब अलग अलग महिलाएं उनको झेल सकती है। प्राचीन गरबा में सेम ट्रेडिशनल होती है, क्योंकि प्राचीन गरबा तो बहुत साल पहले, उस वक्त रंगमंच प्रदर्शन नहीं था, स्टेज लाइटिंग्स, माइक, साउंड, वो सब उस वक्त नहीं था। तो प्राचीन गरबा में वही होता है कि जो ढोल ही है वो बीच में बैठेगा, ढोल और शहनाई का प्रयोग किया जाता है उसमें। वो बीच में बैठ के ढोल या शहनाई बजाएगा, और जो गरबा जो घूमते हैं, जो महिला या लड़कियां जो घूम के गरबा रमती है, वो लोग उनको अपने स्वर में गा के समूह गायन के रूप में वो प्रदर्शित करते हैं। और उसका अपना अलग महत्व है प्राचीन गरबा का। तो ये तरीके से प्राचीन गरबा हमारे होते थे, जो उसमें राग बागेश्वरी, झुंझुटी, काफी, कालिंगड़ो राग, सारंग, ऐसे डिफरेंट राग के प्रयोग किए जाते थे। और वो सब देशी अपने देशी वो जो स्वर होते हैं, ढाल जो हम बोलते हैं, उसमें वो लोग गा के सभी महिलाएं आजू बाजू में सब लोग एक साथ में गाते थे। प्राचीन गरबा की एक विशेषता है कि उसमें गति, तालबद्धता और जो अंग शुद्धि होती है, जो स्फूर्ति होती है, हाथ की ताली की जो मूवमेंट होती है, वो एक समान होनी चाहिए सबकी। एक ही गति से चलेंगे, एक ही एक्शन में, एक ही
वेग में तालबद्धता उनका और ग्रेस जो हम बोलते हैं वो एक ही तरह का आएगा। सपोज इफ हाथ ऐसे जाएगा तो सबका इतना ऊपर हाथ जाएगा, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेसफुल लगता है। और उसमें एकदम इन्वॉल्व होके जो गाते थे वो बहुत हमारा ट्रेडिशनल परंपरा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और उसमें भी वैविध्य है, हाथ में दीप लेके कर सकते हैं, मंजीरा के साथ भी होता है, ताली और चपटी जैसे मैंने बताया उसके साथ में भी होता है, मांडवड़ी लेकर भी होता है। गरबा जो अभी हमने बताया वो गरबों को सर पे रख के भी करते हैं प्राचीन गरबा। और चाल वैविध्य उसमें भी होता है। अगर सपोज इफ हमारे सर पे मांडवी और वो सब है तो उसमें चाल वैविध्य और चपटी और ऐसा आएगा। जो दूसरे लोग घूमते हैं वो ऐसे जोर से ताली लेके अपना हाथ मूवमेंट, अपना बैंडिंग वो सब पूरी तरह से कर लेंगे, बट जिसने बीच में लिया है वो चाल वैविध्य और गति में उसमें विशेष रूप से उसका प्रदर्शन करते हैं। 1721 में भक्त कवि भाणदास जी ने ट्रेडिशनल प्राचीन गरबा एक लिखा था, वो था गगन मंडलनी गागरड़ी गुण गरबी रे। सो वो 3 ताली में हम ले सकते हैं और बहुत अच्छा उसका कंपोजिशन है। ये बहुत प्राचीन गरबा है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि उस वक्त 1700 के साल में इन्होंने ये गरबा लिखा गुजराती में, मतलब 1700 के साल में गुजराती ट्रेडिशनल प्राचीन गरबा था, या फिर उन्होंने शुरुआत की होगी गरबा की उस वक्त। और प्राचीन गरबा भक्ति प्रधान होते हैं, तो माता जी के मोस्टली माता जी या कृष्ण भगवान या उनका कोई स्टोरी जैसे होते हैं ना, वो नरेशन के टाइप में वो होता है प्राचीन गरबा। मुख्यतः उसमें 2 ताली 3 ताली ऐसे लिए जाते हैं और ढोली शहनाई वादन बीच में बैठ के किया जाता है। ताल दादरा दीपचंदी जैसे ताल पे आधारित होते हैं ये गरबा। और हमारे ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होते हैं इसके, वो चनिया जिम्मी कापड़ू ओढ़नी और भरत गुथन वाला, सबके अलग अलग ड्रेसेस होते हैं। ये भरत गुथन वाला कापड़ू ओढ़नी वो कच्छ भुज की परंपरा है। हमारे गुजरात में आप देखो तो गुजराती साड़ी तो सब जगह पे पहनी जाती है, महिलाएं ऑलमोस्ट गुजराती साड़ी पहनते हैं। चनिया चोली हर एक प्रांत में पहनते हैं वो लोग, पर अपना अपना कच्ची वर्क जो होता है, रबारी वर्क होता है, वर्क उस पे अलग अलग होता है। जैसे अपना एरिया होता है वैसे अलग अलग विशेषता के अनुसार उनके पोशाक होते हैं। ये गगन मंडल गागरड़ी 3 ताली में लिया जाता है, जैसे गगन मंडलिनी गागरड़ी गुण गरबी रे, ऐसा गाया जाता है। तो उसमें 3 ताली आती है, गगन मंडलिनी गागरड़ी गुण गरबी रे। ऐसे बहुत सारे गरबे हैं हमारे। रंगताली है, हम आपको डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे। मेरी स्टूडेंट इधर बैठी है, वो डेमोस्ट्रेशन करके भी बताएगी अभी आपको 3 ताली 2 ताली कैसे लेते हैं वो। ईस्वी सन 1780 में भट्ट मेवाड़ा जो मध्यकालीन पोएट थे गुजरात के, उन्होंने भी बहुत प्रकार के गरबा की रचना की। और इनके उपरांत भी बहुत सारे फेमस कवि है, जो दयाराम जी है, दीवान जी रणछोड़ जी है, श्यामल है, प्रेमानंद जी है। ऐसे बहुत सर्जकों ने बहुत सारे गरबा और गरबी की रचना की, जो हमारे गुजरात का समृद्ध खजाना है हमारे पास। और इतना सारा खजाना है कि बता नहीं सकते हम आपको कि कब तक ये चलेगा और आगे बढ़ेंगे। एक एक करके एक एक गरबा आप देखेंगे, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। अभी हम थोड़े गरबे की 2 लाइन लेंगे और आपको 2 ताली 3 ताली की डेमोस्ट्रेशन बताएंगे मेरे स्टूडेंट्स को। आप स्पॉट करो पर्सन में आप हमें स्पॉट कर सकते प्लीज। जी थैंक यू। आप देख सकते हैं सबको? बिल्कुल बिल्कुल पूरे दिखते हैं ना आपको? हाँ जी मैम।
पहले हम एक ताली आपको बत दिखाएंगे। रुडे घर बेरमी देवी अंबिका रे, हे रुडे घर बेरमी देवी अंबिका रे, पाई वागे चे गोगरी नाम गारे, हे रुडे घर बेरमी देवी अंबिका। नेक्स्ट, आकाशी थी सूर्य जुवा आविया रे, आकाशी थी सूर्य जुवा आविया रे, साथे देवी रन्ना देने लाविया रे, साथे देवी रन्ना देने लाविया रे, हे रुडे घर बेरमे जे देवी अंबिका रे। एक मिनट, आपने जो पहले देखी थी वो एक ताली थी, अभी जो कर रहे हैं वो दो ताली है। सो अभी दो ताली कर रहे हैं। 1 2 आकाशी थी चंद्र जुवा आविया रे, आकाशी थी चंद्र जुवा आविया रे, साथे देवी रोहिणी ने लाविया रे, साथे देवी रोहिणी ने लावी। एक ताली, हे रुडे घर बेरमे देवी अंबिका रे, हे रुडे घर बेरमे देवी अंबिका रे। ओके, अभी इसी गरबा में 3 ताली हम लेंगे, क्योंकि अलग अलग रचनाएं नहीं कर सकते हैं, हमारे पास समय कम है, तो इसी गरबा में 3 ताली का प्रयोग ये लोग करेंगे। नेक्स्ट, इंद्रलोकमाति इंद्र जुवा आविया रे, इंद्रलोकमाति इंद्र जुवा आविया रे, साथे देवी इंद्राणी ने लाविया रे, साथे देवी इंद्राणी ने लाविया रे, हे रुडे घर बेरमे देवी अंबिका रे। ऐसे ये एक हमारा प्राचीन गरबा था, और ऐसे बहुत सारे गरबा है जो लिखा है, और गरबा में ये अंबिका का गरबा जो खेलती है माँ अंबा, उसके ऊपर था ये गरबा। और भी गरबा होते हैं, जैसे फोक नृत्य जो हमारा है, उसमें प्राचीन नृत्य में तुम्बड़ी हजारी लाल तुम्बड़ी नो डंको वाग्यो, तुम्बड़ी हजारी लाल तुम्बड़ी नो डंको वाग्यो, तुम्बड़ी मारा ससरा ने छेड़े लाल, तुम्बड़ी मारा ससरा ने छेड़े लाल, डंको वाग्यो, तुम्बड़ी हजारी लाल तुम्बड़ी नो डंको वाग्यो, तुम्बड़ी हजारी लाल तुम्बड़ी नो डंको वाग्यो, वाग्यो वाग्यो, तुम्बड़ी नो डंको वाग्यो, तुम्बड़ी नो डंको वाग्यो। ऐसे भी हमारा जो एक ही प्राचीन गरबा की एक विशेषता वो है, जो पहले जो स्थाई में जो राग होता है वो ही एक समान राग से पूरा गरबा गाया जाता है। एक्चुअली उसमें वेरिएशन जैसे नहीं होता, जो वेरिएशन होते हैं, जो स्वरम जो होते हैं, वो अर्वाचीन गरबा में होता है। और वोकल आर्टिस्ट नहीं थे, साउंड नहीं था उस वक्त, लाइट इफेक्ट्स नहीं थे, कुछ भी रंगमंच प्रदर्शन नहीं था। तो एक ही जैसे आपने अभी देखा, दूसरा भी एक गरबा है, रंग ताली रंग ताली रंग ताली रे रंग माँ रंग ताली, माँ चरना चौक वाड़ी रे रंग माँ रंग ताली, माँ ने शोभे सुनाने वाली रे रंग माँ
रंग ताड़ी, आप देख सकते हो एक ही ट्यून में 3-4 लाइन सेम सेम रिपीट होती है। तो ये था हमारा प्राचीन गरबा। अब हम आएंगे अर्वाचीन गरबे पे। मुगल साम्राज्य जब आया तब जैसे अन्य संस्कृति लुप्त हुई, उसका प्रभाव पड़ा मुगल संस्कृति का, मुगल साम्राज्य का, वैसे ये फील्ड को भी बहुत इफेक्ट हुआ था उस साम्राज्य का। और अच्छे घर के जो पेरेंट्स थे वो लोग अपनी बेटियों को ऐसे नहीं भेजते थे, और महिलाएं भी ऐसे नहीं जाती थी। सर ढकने का जो हमारी प्रथा है वो शायद मुझे लगता है मुगल साम्राज्य से आई होगी, हो सकता है और नहीं, ये सब मेरे तर्क है जो मैंने पढ़ा, जो मैं समझती हूँ वो मैं आप सबको बोल रही हूँ अभी, व्यक्त कर रही हूँ मैं अपनी फीलिंग्स, जो मेरी समझ है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सबको। उसमें क्षति भी हो सकती है, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, और अगर मैं गलत हूँ और पहले बता देती हूँ आपको, कुछ भी आपको अगर ऐसा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। बट ये तो हमारा जो समझा है, जो पढ़ा है, वो मैं आपको सब बता रही हूँ सब। तो हमारी गौरवशील महिलाओं ने सर उठाया, जो स्ट्रॉन्ग थी उन्होंने इसके लिए सर उठाया। और जब अंग्रेज राज्य आया हमारे में, अंग्रेजों ने जब शुरू किया अपना, तब कुछ महिलाओं आगे आई और आगे आके उन्होंने फाइट किया अपनी संस्कृति के लिए। और ऐसे स्कूल्स में, शालाओं में, या कोई फेस्टिवल पे जैसे नवग्रह प्रवेश है, शादी है, देव मूर्ति यात्रा है, ऐसे प्रासंगिक नृत्य कला फिर से शुरू होने लगी ब्रिटिश शासन काल में। और ये शुरू हुई तो सब लोग सब महिलाएं, सब बच्चियां इकट्ठी होकर, जैसे स्कूल्स में करते हैं, छोटे छोटे प्रसंग में करते हैं, ऐसे गरबा और लोक नृत्य की परंपरा हमारी फिर से सजीवन होने लगी। और हम बोल सकते हैं कि उस वक्त हमारा ये संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ, होना शुरू हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। 1960 में गुजरात जब स्वतंत्र स्टेट बना, तब वहां से लेके हमारी परंपरा को ज्यादा वेग मिला, एक गति मिली हमारी इस परंपरा को, क्योंकि युवक महोत्सव, यूथ फेस्टिवल का शुरुआत हुई। मुझे लगता है जब तक मैं जानती हूँ इट वाज 1960, आई थिंक सो, गुजरात ये युवक महोत्सव उसके बाद में शुरू हुआ था। तो और गरबा शेरी से लेके, जो हम मैंने बताया ट्रेडिशनली गाए जाते थे महिलाओं द्वारा, वो बाहर आया और रंगमंच में शुरू हुआ, मंच प्रदर्शन में। अभी मंच सज्जा होने लगी, पहनवेश पोशाक में भी, पोशाक के भी सज्जा होने लगी, सब अलग अलग क्रिएटिव चनिया चोली, क्रिएटिव ओढ़नी, क्रिएटिव ज्वेलरी सब पहनने लगे सब लोग। और ऐसे जब पोशाक में मंच पे आया तो ऑब्वियसली म्यूजिक भी तो अपग्रेड होना चाहिए, तो वोकल ऐड हुआ उसमें, साउंड सिस्टम भी आने लगी, लाइट इफेक्ट्स भी आने लगी। फिर गरबा जो एक ही सर्कल में होता था पहले, वो उसका स्वरूप भी परिवर्तन आया, स्वरूप में भी। अभी जो अर्वाचीन गरबे आए उसमें स्वरम भी यूज होने लगे, शब्द रचना भी अर्वाचीन आई, बहुत सारे कवियों ने अर्वाचीन गरबे लिखे हैं, और वो सब अच्छा क्रिएशन होने लगा नया नया। हर एक जो गरबा कोरियोग्राफर थे उनको भी अपना क्रिएशन बताने का एक अपॉर्चुनिटी मिला वहां पे, और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलने लगा, और ऐसे हमारे अर्वाचीन गरबा का आगमन हुआ। तो जो लोक प्राचीन गरबा में जो समांतर ट्यून में गाए जाते थे, वहां ट्यून में वेरिएशन आया, और गाने के शब्द के साथ म्यूजिक स्वरम का प्रयोग होने लगा, क्रिएटिव गरबा होने लगा, जिसमें कई बार म्यूजिक के ऊपर शब्द का प्रयोग के बदले म्यूजिक के ऊपर गरबा का कोरियोग्राफी का प्रयोग भी ज्यादा होने लगा। डिपेंड्स ऑन कोरियोग्राफर, वो कैसे कोरियोग्राफ करते हैं। बट ये सब गरबे में भी, अर्वाचीन हो या प्राचीन हो, देश कल्याणी, सारंग, पीलू वगैरह राग का प्रयोग होता था, और त्रिताल, दादरा, कैरवा जैसे ताल के प्रयोग होने लगे अर्वाचीन गरबा में भी। अर्वाचीन गरबा का हम एक प्रस्तुति देखेंगे अभी, वीडियो शेयर।
ये आप लोगों ने जो देखा वो अर्वाचीन गरबा था और उसका मंच प्रदर्शन आपने देखा, लाइट इफेक्ट थी, ड्रेसिंग्स भी थे और लिरिक्स भी उसके शब्द रचना जो थी वो भी अर्वाचीन थी और बहुत फेमस गरबे है ये, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद अगर गुजराती गरबा आपको आप लाइक करते हैं तो। अब हम आएंगे अपनी रास संस्कृति पे। रास संस्कृति हल्लीसक बोलते हैं उसको। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका आए तो उनके साथ में बलराम जी भी आए थे और बिकॉज बलराम जी का आपको पता है हल, तो हल्लीसक बोलते हैं और उन लोगों ने गोप संस्कृति में ये प्रकार सिखाया जो फोर्सफुल है, उसका जोम है, वाइटलिटी के साथ वो किया जाता है, एकदम स्ट्रॉन्गनेस उसकी होती है। ये नृत्य की रास नृत्य इसको जो हम बोलते हैं वो, और उसमें 3 प्रकार है, दंड रासक, ताल रासक एंड लता रासक। वैसे तो हर एक ये रास जैसा प्रकार हर एक जगह पे है। जैसे उत्तराखंड में गढ़वाल हम देखते हैं चौफला नृत्य, वो भी ऐसे रास का प्रकार जैसा ही लगता है देखेंगे तो। अगर मणिपुर में रखाल है जो फुल मून के टाइम पे किया जाता है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश में कोलाटम है जो डांडिया के साथ वो लोग खेलते हैं, कोलाटम भी। और वृंदावन में आपको पता है होली में रासलीला होती है। राजस्थान गैर नृत्य मुझे लगता है वो भी रास का प्रकार जैसा ही सिमिलर, बहुत सिमिलर फॉर्मेट है सबका। तो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि ये गुजरात की परंपरा है। एक्चुअली भारतवर्ष तो एक है, मैंने पहले बताया कि वैविध्यता में एकता है हमारी भूमि में। तो यहाँ से वहां पोशाक भी हम आप देखेंगे तो जैसे हमारे गुजरात के पोशाक है वो सिमिलर बहुत सारी जगह पे हमको मिलते हैं ऐसा। तो गोल घूम के अपना भारत का एक जो है वो तो वहीं पे कहीं से भी आ ही जाता है, हर एक परंपरा में आता है। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है एक्चुअली, मैं ऐसा मानती हूँ। अलग अलग कुछ भी नहीं है, ऐक्य बहुत साम्यता है सब में। और 14th और 15th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि ये जो संस्कृति मुगल साम्राज्य में जो विलीन होने लगी हमारी नृत्य परंपरा, वो फिर से नरसिंह मेहता और मीराबाई ने जो रचनाएं की वहां से फिर से वो फोकस में आई। उनकी रचनाएं जो कृष्ण के ऊपर थी, बहुत सारी रचनाएं, बट रास लीला थी, जैसे हम जानते हैं नागर नंद जी नालाल, रास रमन था, वो सब उनकी रचनाएं ऐसी थी कि हमारे रास संस्कृति फिर से खड़ी हो गई, जो लुप्त होने लगी थी वो उसको फिर से जीवन मिला, ऐसा हम बोल सकते हैं। रास में वाद्य का प्रयोग कम होता है और फ्लूट का प्रयोग आवश्यक होता है, आवश्यक रूप से होगा उसमें। वाद्य में डांडिया का ताल मुख्य होता है, उसमें डांडिया के ताल से ही उसका मतलब जो गेटअप आता है, जो मिलता है वो उससे ही मिलेगा। ढोल और झांझ भी होते हैं उसमें यूज प्रयोग किया जाता है। गरबा में वाद्य प्रयोग कम होता है और स्त्री लावण्य और कोमलता से गरबा किया जाता है, जो हमने पहले बताया आपको, जो हमारे बच्चों ने आपको डेमोस्ट्रेट किया। गरबी में वाद्य जाता है और वो मेल परफॉर्मेंस है गरबी, तो उसमें फोर्स ज्यादा होता है, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है वो गरबी।
रास में डांडिया से ताल प्रदान होता है और स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ खेलते हैं। वो लालित्य उसका कुछ अलग ही उसकी शोभा है। जैसे कृष्ण और वो कृष्ण की रासलीला जो यमुना तीर उन्होंने किया था वो हम सबको पता है, एक ही कृष्ण से, और बहुत सारी गोपियां थी। तो कृष्ण ने अलग अलग स्वरूप लेकर एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे रासलीला किया। और शायद इसीलिए रास को रास लीला कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी ये रास में। तो ये रास लीला उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ में करते हैं और ये लालित्य सबर होता है नृत्य। और रासड़ा में संगीत ज्यादा होता है, अगेन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होते हैं, जो मेल परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं, मेल पार्टिसिपेंट ज्यादा होता है रासड़ा में। इसमें डेढ़िया, पंचिया, अठिया जैसा स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। रास का श्री कृष्ण से बहुत गहरा संबंध है और हरिवंश और महाकवि भास की रचनाओं में इसका निर्देश किया हुआ है। वो इसीलिए हम रासलीला वहां से आता है। और मैंने जैसे बताया हल्लीसक जो बलराम जी द्वारिका गए और गोप संस्कृति को सिखाया, तो ऑब्वियसली रास प्राचीन स्वरूप है, ऐसा हम मान सकते हैं। रास का स्वरूप जो है वो वैष्णव संप्रदाय जो है उसमें, बिकॉज वो लोग कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, बाल कृष्ण को, इसीलिए उन्होंने रास का ज्यादा आधिपत्य है। और रास का सौराष्ट्र प्रांत में भी विशिष्ट स्वरूप है। सौराष्ट्र में रास ज्यादा किया जाता है। मणियारो रास, गोफ रास, कूड़ो रास, कणबी रास, रासलीला, ढाल तलवार रास, ऐसे बहुत प्रकार के रास सौराष्ट्र में किया जाता है। अन्य लोक नृत्यों की ओर हम जाएंगे। हमारी संस्कृति जैसे मैंने बताया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी वेशभूषा है, अपना अपना त्योहार है, जो अलग अलग तरीके हैं मनाने का, वो बहुत विशिष्ट है और वैविध्य है उसमें। हुडो, जो हमने अभी हुडो रास का भी आपको बताया था, हुडो नृत्य सुरेंद्र नगर, वढवाण, जोरावर नगर की भरवाड़ कम्युनिटी में होता है। और तरणेतर का मेला का जो आयोजन होता है उसमें हुडो या मणियारो रास का प्रदर्शन एवरी ईयर होता है और बहुत जोम जुस्सा से वो लोग करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गनेस से, बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है हुडो का भी। वो जो ताली से एक दूसरे के साथ ऐसा ताली ठोक के जो करते हैं और उनका जो फुटवर्क है वो बहुत ग्रेसफुल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फुटवर्क होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। सोलंकी युग में यहाँ पे एक त्रिनेत्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो जिसका निर्माण सोलंकी युग में किया गया ऐसा माना जाता है। और वहां पे ये मेला लगता है जिसको हम तरनेतर का मेला, इट इज वेरी फेमस। आप सब जानते होंगे तरनेतर की संस्कृति बहुत फेमस संस्कृति है। उसमें मणियारो और हुडो रास के साथ में रुमाल और छतरी का भी प्रयोग किया जाता है। रुमाल और छतरी लेके भी वो लोग नृत्य करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक्चुअली ये बहुत फेमस है। हमारा तरनेतर का मेला गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। एक छोटा सा हुडो का क्लिप मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी संस्था की स्टूडेंट्स ने किया है। उसमें मेल इन्वॉल्व नहीं है, मेल डांसर्स, बट आप देख सकते हैं उसको, जस्ट एग्जाम्पल है हुडो का। अब हम जाएंगे मेर नृत्य पे।
पोरबंदर की मैर ज्ञाति यह नृत्य करती है, जिसमें ढोल और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें नृत्य समूह जो होता है, मेल डांसर्स होते हैं, वो 1 से 1.5 फुट 1 से 1.5 मीटर तक ऊपर जंप करके यह नृत्य करते हैं। बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है ये, और पूरी एनर्जी के साथ ये नृत्य होता है। उसमें हम वीर रस या रौद्र रस की अनुभूति कर सकते हैं जब ये नृत्य देखेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 मीटर ऊपर उछल के नृत्य करना वो बहुत अच्छा लगता है, और वो ऑब्वियसली वीर स्ट्रांगली होता है, तो वीर रस का हमको अनुभूति उसमें होता है ज्यादातर। डांगी नृत्य एक और है हमारा। पंचमहाल डांग के आदिवासी समाज द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसको चाड़ो नृत्य, गुजरात में चाड़ो मीन्स कॉपी करना, तो चाड़ो नृत्य भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, स्पैरो चकली जो होती है, मोर पिकॉक होता है, मुर्गी या फिर अपना टॉर्टोइज, ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स के पैटर्न में वो लोग डांस करते हैं। तो और उसमें लिरिक्स नहीं होता है, वो लोग अपने वो चिचियारिया हम बोलते हैं वो करके उस सिर्फ रिदम के साथ अलग अलग बर्ड्स या अलग अलग ऐसे लेके उसके साथ में ये नृत्य करते हैं, जो बहुत देखने में अच्छा लगता है। ये नृत्य उनकी परंपरा है ऐसी। डांगी नृत्य पंचमहाल और डांग जिला में होता है ज्यादा। आगवा नृत्य। आगवा जो भरूच की नर्मदा के तट पर ये नृत्य पाया जाता है, और विंटर में मोस्टली शिशिर ऋतु में ये होता है, और ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है, बहुत फोर्सफुल, बहुत एनर्जेटिक नृत्य है, ये एनर्जेटिक तरीके से किया जाता है। हाली नृत्य जो है ये भी सूरत में होता है, और उसके दुबड़ा ज्ञाति, ज्ञाति का नाम ही दुबड़ा ज्ञाति के लोग ये नृत्य करते हैं, जिसमें एक नर और एक नारी एक दूसरे के ऐसे कमर में हाथ रख के एक साथ में विविध स्टेप्स से वो लोग नृत्य करते हैं ये, और ढोल और थाली की संगत करके ये नृत्य वो लोग करते हैं। हाली नृत्य। गोफ रास, जो हमने एक रास का प्रकार बताया, वैसे गोफ गुंथन भी हो सकता है। तो गोफ रास में क्या है, ये बहुत पारंपरिक नृत्य है गोफ रास, और सौराष्ट्र का बहुत प्रचलित नृत्य है। एक हाथ में डांडिया लेते हैं और एक हाथ में बहुत बड़ा कलरफुल पट्टे होते हैं, या फिर वो थीक वाले रॉड बोलते हैं ना, वैसे डोरी जैसा थीक होता है, और कलर होते हैं, पट्टे जैसा होता है, ऊपर ऐसे बांध के उसके विविध पट्टे ऐसे नीचे लटकाए जाते हैं उसको, और एक हाथ में वो एक पट्टा का एंड वो होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ में उनके डांडिया होता है। तो रास खेलते खेलते वो स्टेप लेके एक दूसरे के ऐसे अंदर 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 जाके वो कुछ कोरियोग्राफी ऐसी होती है। तो वो जब गोफ नृत्य खेलते हैं तो ऊपर जो गोफ का जहां पे बांधा है ऊपर गोफ, वहां पे एक डिजाइन, एक पैटर्न बनती है, और ऐसी 2 या 3 पैटर्न, डिपेंड्स ऑन कोरियोग्राफर और खेलैया जैसे खेलते हैं उनके ऊपर आधार होता है, वो पैटर्न एक बनाते हैं। और फिर मोस्टली ये गोफ नृत्य जो है उसका साहित्य जो है, शब्द रचना, वो कृष्ण पे आधारित होती है, क्योंकि रास का प्रकार है ये, इसीलिए। और विदाउट होल्डिंग दिस डांडिया भी गोफ नृत्य करते हैं, वो हाथ में पकड़ के ताली लेके भी कर सकते हैं वो। तो ये गूंथते हैं, वो पैटर्न बनाएंगे, 2 या 3 पैटर्न बनेगी वहां पे, और बाद में जब 3 पैटर्न बन जाती है तो रिवर्स में सेम स्टेप, सेम कोरियोग्राफी रिवर्स में लेके एक के बाद एक वो पैटर्न खुलती जाती है, जो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली पैटर्न बनाने के। उसमें क्या होता है, कोई एक आर्टिस्ट, एक कलाकार अगर गलती करता है, गलती से राइट के बदले लेफ्ट या अंदर जाने के बदले बाहर निकल गया, तो वो खुलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो खुल नहीं पाता है। तो इतनी छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है ये नृत्य में। बट ये बहुत ब्यूटीफुल हमारा लोक नृत्य है गोफ नृत्य, उसका भी मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी गोफ नृत्य।
तो इसमें आपने देखा होगा 3 पैटर्न थी, ऊपर एक पैटर्न थी, फिर बीच में ऐसा सीधे पट्टे थे और फिर से नीचे एक और पैटर्न थी। तो ये 3 पैटर्न में खेला जाता है और फिर उसको खोलते भी है। खोलने का ज्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, बनाना पैटर्न बनाना बन जाता है, मगर खोलने में अगर एक गलती होती है तो प्रॉब्लम हो जाता है सबका। अब हम देखेंगे पठार नृत्य। पठार ज्ञाति के लोग यह नृत्य करते हैं और मंजीरा लेकर बैठकर अर्ध बैठक में ये नृत्य किया जाता है। सौराष्ट्र की सबसे पुरानी नर्तन शैली है ये पठार नृत्य। ये लोग खुशी के मौके पर मंजीरा का प्रयोग करते हैं और किसी की मृत्यु होने पर जांज कासी जोड़ा का उपयोग करके नृत्य करते हैं। खुशी के मौके में नृत्य करते हुए हमने देखा है, मगर किसी की मृत्यु पर ऐसा नृत्य करना ये परंपरा सिर्फ पठार जाति में होती है। और जांज कासी जो बजाते हैं ना, वो लोग एक हाथ में पकड़ा हुआ होता है और दूसरा जो होता है वो कुल्ला डोरी वाला होता है। तो ऐसे करके ऐसे जो ताल लेते हैं वो लोग उससे, तो पॉसिबल है एक बार हाथ में लग जाता है तो हाथ कट जाए, इतना हैवी होता है वो। और इतना फोर्स से इतना स्ट्रांगली वो लोग ये नृत्य करते हैं पठार ज्ञाति के लोग। और उसमें होल्ड करना बहुत प्रॉपर तरीके से होल्ड करना पड़ता है इसको, अगर किसी को भी हानि हो सकती है ये नृत्य में। बट वो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं और वर्षों से उनकी परंपरा ये चलती है, तो बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर लेते हैं। सिद्धि धमाल नृत्य। सिद्धि ज्ञाति का मूल नेटिव अफ्रीका है। मुगल साम्राज्य में मुजफ्फर त्रीजा सिद्धि ज्ञाति को भारत बुलाया या फिर आए होंगे, ये हिस्ट्री हमारी है। बट वो टाइम पे वो लोग सिद्धि ज्ञाति के लोग अफ्रीका से इंडिया में आए और 16th सेंचुरी माना जाता है इसको। और तब से लेकर वो लोग जाफराबाद के पास जाम्बूर गांव में, अब तो बहुत सारे गांव में, भरूच में भी है सिद्धि और अहमदाबाद में भी, यहाँ पे भी सिद्धि ज्ञाति के लोग है इधर भी, बट मेनली जाम्बूर गांव में वो लोग रहते थे। और देवालिया नाका में भी सिद्धि ज्ञाति के लोग है, शासनगिर में भी है। और 500 से 700 तक उनका समाज है, इतने पीपल का उस वक्त समाज यहाँ आए थे। और अभी तो जैसे सब कुछ बढ़ता जाता है, मे भी उन लोगों का भी पॉपुलेशन बड़ा होगा यहाँ पे। और सिद्धि नृत्य सर्कल में किया जाता है। छोटा सा ढोलक, ऐसे छोटा सा ढोलक लेके उसके ऊपर जो उनके मुखिया होते हैं वो ताल देते हैं उनको ढोलक पे, और सर्कल में सिद्धि लोग घूमते हैं। और बीच में उनका जो शब्द प्रयोग और शब्द रचनाएं नहीं होती है, सिर्फ हो हा ऐसे बड़े लाउडली वो लोग तालम में ऐसे आवाज निकाल के उसके ऊपर सिर्फ रिदम के साथ यह नृत्य करते हैं वो लोग। और जंपिंग एंड टर्निंग वो उनकी मूवमेंट्स होती है, ज्यादातर होती है, जैसे जंप करके करते हैं और टर्न करके करते हैं। सिद्धि नृत्य फोटो मोबाइल ना साइड में सिद्धि नृत्य નથી આમાં જો કઈ નહીં leave it. माफ कीजिएगा, सिद्धि नृत्य के एक्चुअली कुछ थोड़े क्लिपिंग्स या फोटोग्राफ्स मैंने रखे थे पीपीटी, बट जैसे मैंने आपको कल बताया, जो मेरी स्टूडेंट है ये सब टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती है, मैं इसमें थोड़ी कमजोर हूँ एक्चुअली। सो ये सब मेरे टेक्निकल गाइड है जो मैंने बाजू में बिठाया है, वो लोग करते हैं। मगर पूरा सुबह में हमने पूरा चेंज करके करना पड़ा, बिकॉज शी वॉज हैविंग 102 फीवर, एक्चुअली हैवी फीवर उसको अभी भी है। तो उसके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते थे, वो कुछ भी करने की कैपेसिटी नहीं थी उसकी। सो जितना हो पाया उतना मैंने लिया है और आपको मैं दिखा रही हूँ सब। तो अभी सिद्धि नृत्य के बाद में हम जाएंगे भील नृत्य। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का ये नृत्य है जो बहुत प्रचलित है, भील नृत्य जो हम बोलते हैं वो। ये भी अगेन बहुत एनर्जेटिक है और
जिसकी शुरुआत ऐसा बेल नृत्य है, वो एक्चुअली जैसे स्टोरी नरेटिंग होता है वैसे इस प्रकार का ये नृत्य है, जिसमें लव स्टोरी से शुरू होता है। उनका प्रदर्शन ऐसा होता है, लव स्टोरी से शुरू होता है और आगे बढ़ते 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 युद्ध तक आ जाते हैं, वॉर डांस हो जाता है उसमें। सो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मूवमेंट देखने की जो है, वो लास्ट में अगर हम उनके मूवमेंट देखेंगे तो हमको ऐसा फील होगा जैसे वॉर नृत्य हो रहा है, वो युद्ध का डांस हो रहा है। हाँ, और भारी उत्साह में युद्ध होता है, वो स्वॉर्ड और एरो और वो सब हथियार जैसे हाथ में पकड़ के ये लोग नृत्य करते हैं, और उनका जंपिंग मूवमेंट्स और वो सब ऐसी होती है, बहुत देखने में मजा आता है। और स्टोरी जैसे मैंने बताया, एक ही नृत्य में वो लोग शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करके कहाँ और ले जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ये ट्रेडिशन है और बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंटरेस्टिंगली उन लोगों का परफॉर्मेंस वो लोग करते हैं, और पब्लिक भी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस होता है उनका। सो जो ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें ढोल, मंजीरा, पुंगी वाद्य का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। राठवा नृत्य, ये भी राठवा, धर्मपुर, ये सब हमारे गुजरात के बहुत फेमस नृत्य है, और राठवा नृत्य दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। राठवा नृत्य छोटे उदयपुर, वडोदरा के पास में है छोटा उदयपुर, वहां का नृत्य है ये। और वहां के रहने वाले ग्राम जन जो है वह ये नृत्य करते हैं। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में भी लोग राठवा नृत्य करते हैं। एक्चुअली धर्मपुर नृत्य भी ऐसा राठवा जैसा ही होता है, जिसमें बहुत एनर्जेटिक ये मेल नृत्य है, और बहुत अगेन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होता है उनका, और उनका व्यवसाय कृषि होता है, और उनकी जो भाषा है वो राठवी भाषा बोलते हैं वो लोग। और हर एक त्योहार है, जैसे अक्षय तृतीया है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ऐसे ही हर एक त्योहार पे वो अपने अपने तरीके से वो त्योहार मनाने के लिए अपने अपने परंपरागत तरीके से वो लोग अलग अलग नृत्य करते हैं, राठवा नृत्य, जो बहुत देखने में, बहुत उनकी मूवमेंट्स बहुत ग्रेसफुल होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये त्योहार के हर एक त्योहार में अलग अलग विविधता हम राठवा नृत्य में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। उनका पोशाक भी जो ट्रेडिशनल है वो पहन के करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है। चनिया चोली वो काछोटा लेके वो पहनते हैं, वो अच्छा लगता है। अब कुछ महिला प्रधान नृत्य हम देखेंगे। टिप्पणी नृत्य, टिप्पणी नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और सौराष्ट्र के चोरवाड़ प्रदेश में, चोरवाड़ प्रदेश जो है वहां श्रमिक महिलाएं जो रहती है, हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो जब बेस बनाते हैं उसका, तो उसके बेस के ऊपर बड़ी लकड़ी में नीचे एक बड़ा सा बेस होता है, वो लेके ऐसा ऐसा वो जोर जोर से टीपती है, वो फोर्स से ठोकती है, तो बेस पक्का हो जाता है। जो टेरेस करते हैं हम, जैसे फ्लोरिंग करते हैं, तो उस वक्त जो श्रमिक महिलाएं जो है वो बड़ी सी लकड़ी लेकर ऐसे उसके ऊपर जोर जोर से ठोकती जाती है। और अभी क्या श्रमिक महिलाओं को क्या है, ऐसे काम करते हैं, वो एक साइकोलॉजी है, ऐसे काम करते हैं तो हम जल्दी थकान भी हो जाती है, और इट इज डिफिकल्ट टू वर्क कंटिन्यूअस, ऐसे ये फिजिकल वर्क। सो मुझे लगता है महिलाओं उस वक्त ऐसी कुछ स्टोरी या ऐसी थीम पे गाते गाते ये करे तो टाइम भी इजीली निकल जाएगा, सबका समूह में करना अच्छा भी लगेगा। ऐसे ये नृत्य आया होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम जब ऐसे भी देखते हैं कि पनियारी हमारा वो भी बोलते हैं, जब गोपियां और राधा पानी लेने जाते थे तो सब साथ में मस्करी वगैरह, मजाक मस्करी ऐसा डिस्कशन करते करते जाएंगे तो रास्ता भी जल्दी कट जाता है। वैसे ही ये नृत्य का प्रयोग किया जाता होगा उस वक्त चोरवाड़ में श्रमिक महिलाओं द्वारा। और ये लकड़ी ऐसे करती है, 175 लंबी सेंटीमीटर लंबी ये लकड़ी होती है, और इसमें ढोल, मंजीरा और शहनाई का प्रयोग किया जाता है ये नृत्य में। हम एक छोटा सा क्लिप
टिप्पणी नृत्य का भी देखेंगे। तो ये एक छोटी सी झलक थी टिप्पणी नृत्य की। और इसके बाद में आता है मांडवी नृत्य। मांडवी कैसे होती है, जैसे एक फोटो जैसे आपने देखा सर के ऊपर ऐसे फूल की मांडवी होती है, जाग होता है, जाग के अंदर जवारा भी लगाया जाता है, और सर पे ऐसे लेकर बेड़े रख के भी नृत्य किया जाता है। तो मांडवी नृत्य माँ आदि शक्ति की आराधना के स्वरूप में ये किया जाता है। आप एक पिक्चर में देखेंगे सिर्फ मांडवी है, दूसरे पिक्चर में भी है और बेड़ा भी है, और पीछे जो खड़े हैं वो जाग है। अगर आपको दिखाई देगा, आप देख सकते, क्लियर है ना? हाँ, विजन, ओके। तो ये जाग लेकर माँ आदि शक्ति की आराधना के स्वरूप में इसे किया जाता है। सर्कल में महिला ये नृत्य करती है और बीच में ये मांडवी, पल्लवी, पल्ली और जाग, ये सब लेके, जाग और जाग के अंदर जवारा, जैसे गरबा भी लेकर करते हैं, वैसे ये सब प्रॉपर्टी लेकर नवरात्रि के 9 दिन महिलाएं माँ आदि शक्ति की आराधना करती है ये स्वरूप से। हमारा एक और नृत्य बहुत परंपरागत है, जो मैंने पहले बताया था आपको, जो कनेक्शन बताया था कि लोग ऐसा बोलते हैं कि द्वारिका उषा जब भगवान कृष्ण के प्रपौत्र के साथ, अनिरुद्ध के साथ द्वारिका आई, तब वो लास्य नृत्य लेकर आई और गोप स्त्रियां ने उषा ने गोप स्त्रियों को सिखाया ये नृत्य। और दूसरा जो बलराम जी का है वो भी द्वापर युग में कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। मगर यहाँ जो एक गांधीनगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद के पास में, वहां रूपाल की एक पल्ली बहुत फेमस है। वो पल्ली में वो पल्ली भी बहुत साल से ऐसा ट्रेडिशनली चल रही है। वो नव दुर्गा के स्वरूप में, बहुचारिणी के स्वरूप में उनको स्थापित किया जाता है, वो माँ को, और उनको डेडिकेट करके उनकी आराधना के स्वरूप में ये पल्ली की जाती है, रूपाल की पल्ली। वो रूपाल एक विलेज है छोटा सा गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा बोलते हैं ये हमारा एक नया है, जो भगवान त्रेता युग में राम भगवान हुए थे, और वो त्रेता युग में माँ वरदायिनी माँ ने श्री राम को एक जो बाण भेंट दिया था, एरो, वो बाण से उन्होंने रावण का वध किया था। ऐसा एक स्टोरी है। उसका मतलब ये है कि पल्ली जो है वो त्रेता युग से चली आती है। और दूसरी जो हमारी एक मान्यता है, जो स्टोरी है, वो ऐसी भी है कि द्वापर युग में गुप्तवास दरमियान पांडव यहाँ पे आए थे और एक वरखड़ी का वृक्ष है, वो वरखड़ी के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने वेपन्स को छुपाया था। और जब उनका अज्ञातवास खत्म हुआ तो माँ का आशीष लेके वो वेपन्स निकाल के उन्होंने युद्ध किया, महाभारत का युद्ध। और उसमें जब बीन हुए, वो लोग विजयी हुए थे, तो
वापस आके उन्होंने अश्विन मास में नौम के दिन द्रौपदी सहित सोने की पल्ली बनाकर उसमें कुंड स्थापित किया एक, और वो कुंड स्थापित करके उसकी यात्रा निकाली, नगर यात्रा निकाली। और ये जो नगर यात्रा निकाली वो ट्रेडिशन अभी तक चालू है। उसमें बहुत सारा घी का वो लोग सब घी पूरते हैं ऐसा पल्ली में, और रोड पे भी पूरा घी फैल जाए इतने सारा मात्रा में लोग पल्ली में घी डालते हैं एक्चुअली। तो बहुत ये पल्ली बहुत हमारा फेमस है। और इसमें भी मत है दो कि पल्ली कब से है, त्रेता युग से है या द्वापर युग से है, मगर पल्ली जो है वो बहुत ट्रेडिशनल हमारी परंपरा है और बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं और बहुत वर्ल्ड वाइड इसका वो फेमस है हमारा पल्ली नृत्य। तो हमने ऑलमोस्ट गुजरात के सभी नृत्य के बारे में आपको अभी बताया है, और कुछ फोटोज और भी है जो मैं नहीं बता पाई एक्चुअली, वो मैं अभी आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले से शुरू कर। हमने ये जो गरबा का फोटो दिखाया था आपको, गरबा जो है वो, उसके बाद का नेक्स्ट है ये पल्ली मांडवी जाग, जो हमारे ट्रेडिशनल माँ के आराधना के स्वरूप में जो किया जाता है वो। ये अर्वाचीन गरबों का फोटो है जो मैंने बताया आपको कि अर्वाचीन गरबा रंगमंच पे जब गरबा आया आफ्टर 1960, तो उसमें लाइट इफेक्ट, विजुअल्स, टेक्नोलॉजी जो ऐड हुई, तो उसमें ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन है, बट उसमें कोरियोग्राफी की थोड़ी छूटछाट से ली जाती है गरबे को सुंदर बनाने के लिए। ये उसका एक पिक्चर है। जो पीछे चौपाट है, चौपाट पे पूरा अर्वाचीन गरबा है, जो माँ चौपाट खेलती है उसके ऊपर पूरा गरबा है, और 4 ग्रुप में ये गरबा प्रस्तुत होता है। ये उसका अंत का एक सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक साइड पे आप देख सकते हैं पूरा गरबा लेकर है, दूसरे साइड पे बेड़े है, और बीच में माँ दुर्गा का स्वरूप लिया है। ये टिप्पणी नृत्य आपने देखा अभी, जो उसके पिक्चर्स है बाद में। ये हुडो का पिक्चर है। ये मेर रास है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई एक्चुअली। मैंने मेर रास बोला, जो मैंने बोला था 1-1.5 मीटर ऊपर जंप करके लेते, वो फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए ऊपर कितने ऊपर है, धरती से एकदम ऊपर हाइट पे है वो लोग, और बहुत एनर्जेटिक नृत्य है ये। मेर नृत्य बोलते हैं उसको, मेर रास। गोफ जो अभी आपने देखा, इसका क्लिप देखा था। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस है हमारा, केडिया, धोती, ये चनिया चोली। इसमें ट्रेडिशनल ड्रेस में कच्ची वर्क बहुत यूज होता है अभी। सब लोगों को वर्क वाली चनिया चोली बहुत पसंद है, और कच्ची वर्क बहुत ब्यूटीफुल दिखता है इसमें। बट वेरी डिफरेंट टाइप की चनिया चोलीज अभी तो आ गई है, अर्वाचीन सब लोग अपने अपने पैटर्न से बनाते हैं। तो नेक्स्ट, ये अगेन मेल ड्रेस है हमारा ट्रेडिशनल, जो है कच्ची वर्क का सौराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल चनिया चोली का आपको बता रहे हैं। वो कापड़ू बोलते हैं, चनिया के ऊपर जो पहनते हैं उसको वर्क वाला होता है, आंवला आंवला बोलते हैं, जो कांच होता है ना, कांच और वर्क से बनाया जाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल एक्चुअली लगता है, और ऊपर कापड़ू है, नीचे चनिया, और ऊपर ओढ़नी है। उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से वर्क और पैटर्न किया है, पैच वर्क, पैचेस लगाया है उसके ऊपर। मुझे लगता है मैंने जो भी मैं जानती थी और जितना कर पाई, मैं आपकी समय अवधि जो थी उसमें मैंने बताया है। आप लोगों को शायद पसंद आया होगा, और सभी तर्क, मेरा जितना नॉलेज था मैंने उतना आपके साथ शेयर किया है। राजीव जी, अभी
हेलो। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। तो कलालयम नर्तन अकेडमी से हमारे साथ जुड़ रही थी रुचा भट्ट मैम, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में जाकर सारे ही फोक आर्ट्स का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है गुजरात से। अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगी मेरे फादर राजीव आचार्य को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। एक हमची रह गयो ने हीच। राजीव जी, हाँ जी। एक एक और मैंने हमची नृत्य के बारे में बोला था, अगर आपको हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखना है तो मैं एक्चुअली भूल गई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल इतना सारा मैं हाँ, तो आपको डेमोस्ट्रेशन मेरी ये हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत। ये जो हीच नृत्य है, हीच जो लेते हैं, वो माँ रांदल माँ की आराधना में हम जब शुभ प्रसंग में घर पे माता जी को बुलाते हैं तब ये नृत्य प्रयोग किया जाता है। माँ रांदल के सामने शुभ प्रसंग में ये नृत्य किया जाता है। उसको हम हीच और हमची नृत्य बोलते हैं इसको। ये बहुत ट्रेडिशनल हमारा स्टेप्स है, जो भी है तो वो दिखाएंगे। इसमें ताल प्रयोग होता है, दिनता ता दिनता, दिनता ता दिनता, दिनता ता दिनता, दिनता ता दिनता, ऐसे ऐसे ताल प्रयोग के साथ ये लोग करते हैं ये नृत्य। क्योंकि इसकी क्लिप थी मेरी, बट वो मेरी जो मैंने बताया अभी बहुत सारा मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, तो वो उसके साथ में है पूरा। प्रिय આકાશમાંથી ઉતરે રે ગોળી ભવાની મચું ને મળે તો વાંધો નહીં, હું ગાઈ દઉં છું. One, two, start. આકાશમાંથી ઉતર્યા રે ભોળી ભવાની માં, આકાશમાંથી ઉતર્યા રે ભોળી ભવાની માં, ઉતર્યા એવા નંદરા રે ભોળી ભવાની માં, આકાશમાંથી ઉતર્યા રે ભોળી ભવાની માં. ओके, ये दो पैटर्न आपको दिखाया है। हमची नृत्य बोलते हैं इसको, हीच, जो रांदल माँ हमारे घर पे शुभ प्रसंग में आती है तब उनके सामने ये किया जाता है। और दूसरा हमारा है घोड़ी कूदना, हम इधर बोलते हैं, वो भी हमची नृत्य का प्रकार है। वन टू स्टार्ट। खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, 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 खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, खेल भवानी माँ जय जय अम्बे माँ। ये दूसरा प्रकार था जो हम रांदल माँ के सामने करते हैं। ठीक है आचार्य जी, राजीव जी। थैंक यू मैम। मैम चैट में कुछ क्वेश्चंस भी थे, अगर आप कहें तो मैं एक बार पढ़ दूं। जी जी, एक प्रश्न है, नृत्य पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के जो नृत्य हैं उनके संबंध में अगर आप कुछ बता पाए, एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अगर एक समान है तो मैं एक साथ में हाँ, दूसरा है तेरा ताली नृत्य के इतिहास पर यदि आप कुछ बता पाए। तेरा ताली नृत्य के इतिहास, वो रणुजान राजा जो हमारा है उसके ऊपर होता है, और वो मैं एक्चुअली नहीं बता पाऊंगी आपको, अभी मैंने कुछ उसके बारे में सोचा ही नहीं। जी मैम।
तीरथली आपकी बात सही है, बहुत फेमस है और हम भी करते हैं। रणुजन राजा वो मंजीरा लेके करते हैं, नीचे प्रॉपर्टी रख के उसके ऊपर भी करते हैं। जी मैम। दूसरा प्रश्न ये था, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के जो नृत्य हैं उनके संबंध में आप कुछ बता सके तो। या हमारा भवाई फॉर्मेट जो है, एक्चुअली भवाई फॉर्मेट ऐसा बोलता है, राजस्थान में भी भवाई होता है बहुत लोक संस्कृति में, बट वो उसमें एक डाउट है ऐसा कि भवाई गुजरात से राजस्थान आई या राजस्थान से गुजरात आई, वो हम नहीं तय कर पा रहे। बट भवाई फॉर्मेट जो है वो बहुत सिमिलरली दोनों जगह पे होता है, और उसमें रंगलो और रंगली दोनों जो स्टोरी होती है, जो कथा होती है, वो करते हैं। और मुझे लगता है राजस्थानी एक और नृत्य भी है हमारा डांडिया, जो गैर नृत्य मैंने बताया, वो भी डांडिया रास जो हमारा रास है और वो गैर है, वो तो दोनों में बहुत, और माँ की आराधना शक्ति स्वरूप की जो होते हैं, गरबा जो हम बोलते हैं, वो राजस्थान में भी मुझे लगता है गरबा भी उसका आयोजन भी होता है। जी तो जी। वैसे देखे तो भौगोलिक सीमाएं है, मगर बहुत सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे वेशभूषा भी बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ हम लोगों का। और जो वर्तुल में गरबा होता है वो भी ताली लेकर, आप लोगों में भी ताली लेकर गरबा होते हैं, हम लोग करते हैं। और प्रॉपर्टी भी वो बेड़े के साथ जो करते हैं, हमारे गरबे में भी बेड़ा का प्रयोग किया जाता है ऊपर, और करते हैं थाली के ऊपर रख के भी करते हैं नृत्य। जी मैम, थैंक यू। बस मैम ये 2 ही प्रश्न थे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। ओवर टू यू पापा। आपने ये ऐसा प्यास जगा के हमको बीच में छोड़ दिया। ओ ऐसा लग रहा था कि ये सेशन चलता रहे, क्योंकि जिस तरह से और जिस माध्यम के साथ में आपने इतना विस्तार गुजरात की संस्कृति को, गुजरात के नृत्यों को, वहाँ के संगीत को, और थोड़ा सा प्रायोगिक रूप से दिखा करके भी जो किया, तो हमें तो ये प्यास थी कि ये सेशन चलता रहे अच्छा, और भी बहुत कुछ देखते रहें, और जानते भी बहुत कुछ है राजीव जी, एक्चुअली बहुत है। गुजरात का मैंने पहले ही बताया, हर प्रांत का नया नया है। जी एक्चुअली मैं खुद भी जब ये अध्ययन करती थी, मैं खुद भी थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि समय मर्यादा हमारा 1 से 1.5 घंटे का था। ऐसे मैंने आपका एक सेशन पहले भी अटेंड किया था, तो मुझे लगा कि 1.5 घंटे का है, तो इतने में कितना मैं सम्मिलित कर पाऊंगी। नहीं, फिर तो भी आपने जितना मुख्य मुझे लगा, हाँ नट शेल में लगभग पूरी नृत्य परंपराओं को आपने जोड़ लिया इसमें, और हर उसका एक परिचयात्मक जो हमें जानकारी मिल गई है। अब जिसको ज्यादा जानना है वो अपना गहराई में उतरता जाए, क्योंकि एक द्वार खोलना जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। सही फिर बात। द्वार के अंदर प्रवेश करेगा कोई, तो उसको तो फिर गहराई मिलती चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया गुजरात की संस्कृति का द्वार आपने खोला और है। ये 13 ताल का मुझे एक्चुअली माइंड में भी नहीं आया है। वो जी, सही बात है, वो रनुजा 13 ताल की राजा। परंपरा वो है कि आपका जैसे वहाँ मंजीरा रास एक होता है जिसमें मंजीरा बजा करके करते हैं, और साथ में एक मंजीरा वादन की भी एक परंपरा है जो भजनों के साथ में हाँ मंजीरा हाँ, वहाँ पे बजाया तो जाता है। ये 13 ताल में होता है, तो यहाँ यहाँ बिल्कुल सब वो उसी का वो मंजीरा बजा जुड़ाव के है। करते हैं वो लोग। हाँ, वो भजनों के साथ में वो बजा रहे हैं, यहाँ पे सही वो बात है, बाबा रामदेव की रामदेव जी उपासक की। जुड़ गए, बस वो हाँ एक खास जाति ने उस नृत्य को हाँ अपना लिया है। हाँ हाँ ये राजस्थान की जो कामड़ जाति है, हाँ वो बाबा रामदेव के उपासक हैं, और वो उसी में वो नृत्य करते हैं। तो हाँ है कहीं ना कहीं जुड़ाव, तो कहीं ना कहीं बनता है। और ये अब एक सीमा तो अब हमने बना दी कि साहब ये गुजरात है और ये राजस्थान है, एग्जैक्टली। बाकी संस्कृति तो अंदर से गुथी हुई है। हाँ जैसे वो गोप गुंथम में आपने कहा कि साहब वो लिपटती जाती, जैसे चोटी गूंथते हैं वैसे वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, तो वैसे ही हमारी संस्कृति भी एक दूसरे से लिपटी हुई है। निपटी, और कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज तो है ही है। जी, हम ऐसा बोलेंगे ये हमारा गुजरात का है, ये राजस्थान का है, वो तो गलत है एक्चुअली। वो तो मतलब जो संस्कृति भौगोलिक यहाँ हम सीमा है, हाँ। त्रेता युग और द्वापर युग की बात करें तो इतनी पुरानी परंपरा है, तो वो सब आपस में एक दूसरे से गुथी हुई है। और वो कुछ थोड़े बहुत भौगोलिक अंतर की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस उसमें आ जाते हैं, कहीं कोई संगीत की लय बदल गई, कहीं कोई ताल बदल गई, या कहीं वेशभूषा बदल गई, या कहीं गीतों की भाषा बदल गई। जी। लेकिन उसका जो उसकी आत्मा है वो बिल्कुल एक है।
आत्मा एक है, सर्कल में घूमने की परंपरा एक है, सिमिलर है, जो बेस है वो तो कहाँ जाएगा, जो फाउंडेशन है अपना वो तो हर एक जगह पे वो फाउंडेशन है ना। बिल्कुल समय अनुसार जब हम ऐसे भी सब कुछ जीवनचर्या में भी वेस्टर्नाइज हो गया है अभी सब कुछ, तो कोरियोग्राफर्स भी अभी जो वर्तमान समय में जो कोरियोग्राफर्स है वो भी कुछ नया, अभी एक साइकोलॉजी क्या है, सबको कुछ नया चाहिए जी। तो नया चाहिए, उसमें ये चेंजेस और परिवर्तन तो जीवन का नियम है ना, जीवन हमारा परिवर्तनशील है। तो त्रेता युग, द्वापर युग, फिर अभी कलयुग चल रहा है, तो जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे परिवर्तन तो होना ही है, होता रहता है, और अच्छा परिवर्तन आवश्यक है बस संस्कृति। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब धन्यवाद वैसे मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फिर आएं और फिर बोले, तब मैं धन्यवाद दूं। जब भी बुलाए आइए। इस बार मुझे अफसोस रहेगा ये 13 ताल का मैं नहीं बोल सकी, नहीं, एक्चुअली वो पूर्व भूमिका माइंड में नहीं होता है, कुछ भी गलत आ जाए वो गलत है एक्चुअली। ये रणुजा ना राजा अजमेर ना बेटा मारो हेलो सांभड़ो, वो हम लोग करते भी है इसे, बट माइंड में जब नहीं होता है तो गलत मैं कन्वे नहीं कर सकती जी इसको। जी जी। तो ये इसका जो भजन है वो गुजराती में ही है, जो 13 हाँ ताल वाले नृत्य हाँ, करते हैं है वो गुजरात भजन में, उनका गुजराती में है, तो और कहीं हम ना लोग कोई बहुत जुड़ाव करते भी है। मानी हाँ जाता है जी। हाँ, अ, शामड़ा जी ना मेले वो उसमें भी करते हैं ना, शामड़ा जी जी मंजीरा के साथ करते हैं, रण झणियू रे पेन झणियू बागे, तो है, मगर अभी मैं मेरे माइंड में वो थोड़ा, तो मैं नहीं, कोई उसके बात लिए नहीं। अब माफी चाहूंगी। ये तो एक शुरुआत हमने की है, और लोगों के मन में जिज्ञासा का बीज डाला है। अब जी वो बीज फल फूल के जब पेड़ बनेगा तो अपने आप वो ज्ञान की धारा स्वतः बहने लग जाएगी। जी आपने जो एक बढ़िया सेशन में बड़ी रोचक जानकारी रोचक तरीके से जो हमें दी, उसके लिए आचार्य कुलम की तरफ से, जो इस सभा में उपस्थित थे उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद हम यही करेंगे कि जब हमें दोबारा ऐसी प्यास जागे तो हमारी प्यास को बुझाने के लिए कलश लेकर के आप फिर उपस्थित हो जाएं। मेरा अहोभाग्य रहेगा राजीव जी, जी जस्ट आई एम शेयरिंग माय नॉलेज विथ आप, सब भी नॉलेजेबल ही है, जो बैठे हैं इसमें इंटरेस्टेड है, मतलब कि वो सभी नॉलेजेबल है और उन सबको रस है ये हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, तभी इस हमसे जुड़े हैं ये लोग, है ना। तो जस्ट वी आर शेयरिंग अवर नॉलेज, दैट्स इट। मैं इसीलिए भी इतनी हमारे यहाँ ज्ञानी पे नहीं हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ पे सत्संग की परंपरा है कि जी जी, बहुत सब अच्छा। लोगों के साथ बैठेंगे तो बातचीत में कुछ ना कुछ अमृत निकलेगा ही। तो या आज अच्छा एक अमृत निकला है। और आपने जो एक नट शैल में पूरे गुजरात को जो जिस तरह से बांधा है, वो बड़ा रोचक था, बड़ा आनंददायक था। हम आचार्य कुलम की तरफ से आपका फिर से धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद मत कीजिए मेरा, बस ये चालू रखिए, दिस इज वेरी गुड। आपका जो पर्पस है बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। भारत मिलन, जी जी। वेरी नाइस टॉपिक, एंड कीप दिस कंटिन्यू। तो इसी के साथ हम ये आज का सेशन इससे पहले हम एक बार एक पिक्चर ले लें। सभी से रिक्वेस्ट है अपने वीडियोस ऑन कर लें प्लीज। हाँ, आप तमिल कॉलेज में पहचान, एक मिनट, हाँ, ये इन लोगों को भी मैं बुला लेती हाँ हूँ। जी मैम। एक्चुअली ये लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में भी इसीलिए आए क्योंकि आप तीनों अलग अलग स्टाइल से है, अर्वाचीन, प्राचीन, सर जी ढका हुआ है, दूसरी ऐसे है, वो तीनों अलग अलग कॉस्ट्यूम में ट्रेडिशनली आए हैं। आगे दिख रहे हैं, तीनों आते हैं। हाँ हाँ। तो रियल आ बाजू कौन છે? थैंक यू मैम। अगर हो सकता है मुझे ये सेंड कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजूंगा मेरी आपको अच्छी इसका। मेमोरी आपके साथ मैं जुड़। मैं वीडियो भी भेजूंगा इसका, और फोटोग्राफ्स भी कुछ जो बीच में ले लिए हैं वो भी मैं आपको। ठीक है, थैंक यू राजीव जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। और जब भी आपको आपको चाहे मुझे बुला सकते हैं आप। थैंक यू, बिल्कुल, ये तो अधिकार पूर्वक बुलाएंगे। माय प्रिविलेज, थैंक यू, नमस्ते। ओके, धन्यवाद।